क्वेश्चन नंबर 37 में वो कह रहा है अ बल्ब इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल ऑफ डेप्थ डी। फिगर बनाते हैं, देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। देयर इज अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में पानी की जो डेप्थ है वो डेप्थ उसने दे रखी है डी, और इसके बॉटम पे एक बल्ब रखा हुआ। अब इस बल्ब से जो लाइट बाहर आएगी, जो ये लाइट एमिट करेगा, उसको हम शो करते हैं। ये है बल्ब से जो रेज एमिट हो रही है। अब जरा दूसरी रे देखिएगा, ये वाली तो सीधी गई थी, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं करी, ये पानी से एयर में सीधी बाहर आ गई। मैंने आपको बताया था जो रे अलोंग द नॉर्मल जाती है वो सीधी चली जाती है, तो ये रे सीधी चली गई। अब जो दूसरी रे होगी, ये जो रे है बल्ब से जा रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर, नीचे पानी जो है डेंसर मीडियम है, हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, एंड सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नीचे डेंसर मीडियम है, दिस इज वाटर, और ऊपर एयर है, तो डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जाते वक्त इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जरा देखो, इस बल्ब से एक रे नहीं एमिट हो रही है, इस बल्ब से बहुत सारी रेज एमिट हो रही है, और भी रेज होंगी। आगे थोड़ी और जगह बनाते हैं, इस बल्ब से और भी रेज एमिट हो रही होंगी। ये वाली रे देखो, ये वाली रे, ये वाली, इस बल्ब से चारों तरफ बहुत सारी रेज एमिट हो रही हैं। ये सारी रेज जब जाके पानी के सरफेस पे टकराएंगी तो क्या होगा, क्या ये रिफ्रैक्ट करके बाहर एयर में चली जाएंगी? कोई एक रे को कंसिडर करो, इस रे को देखो, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया और ये रिफ्रैक्ट करके बाहर एयर में चली। पर एक चीज बताइए, हमने एक फिनोमेना पढ़ा था, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, जो कि यहाँ जा रही है डेंसर और ऊपर रेयरर, डेंसर से रेयरर जाते वक्त एक फिनोमेना होता है कॉल्ड एज टीआईआर। कैन समबडी टेल मी कि टीआईआर कब होता है? डेंसर से रेयरर में हर केस में होता है या कुछ कंडीशन होती है? वो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो। प्रॉपर बताया करो ना यार, प्रॉपर क्या कंडीशन होती है टीआईआर के लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, सिंपल सी बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये रेज दूर जाएंगी इनका एंगल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी छोटा है, फिर और आगे चले गए, मैंने अगली रे बनाई, यहाँ आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा हो गया, और अगली रे बनाते हैं, यहाँ देखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा, और आगे की एक रे बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अगर अभी वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है, और आगे जाके और आगे जाके और आगे जाके कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एंगल आई काफी छोटा है, यहाँ एंगल आई और बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया। जैसे जैसे हम बल्ब से मुड़ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। एक केस ऐसा आएगा, लेटस से ये वाला केस, लेटस, बाकी केसेस अभी मिटाते हैं, एक केस ये वाला लेते, जब बढ़ते बढ़ते लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर, मान लो यहाँ पे बहुत छोटा था और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और फिर एक केस ऐसा आया जब लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। क्या होगा इस केस में? जब लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल के बराबर हो जाएगा तो ये रे क्या करेगी? क्या ये बाहर पानी के बाहर एयर में जाएगी? कौन सा फिनोमेना होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया? हाँ, ये लाइट ग्रेजिंग करेगी, ये अलोंग द सरफेस चली जाएगी, इट विल गो अलोंग द सरफेस, ये पानी से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है।
तो ये रे इज अंडरगोइंग ग्रेसिंग। और इसके बाद अगर मैं कोई और रे लेता हूं, इसके बाद लेट अस से ये वाली रे लेते हैं, इसमें तो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका होगा, तो ये रे तो वापस TIR कर जाएगी, ये रे तो TIR कर जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। उस पॉइंट P से पहले ध्यान देना, उस पॉइंट P से पहले जितनी भी रेज होंगी, जो भी रेज पॉइंट P से पहले वाली होंगी, उनके लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा। देखो पॉइंट P को एक कट ऑफ की तरह दे रहा हूं। पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पर एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। इस पॉइंट से पहले इन सब रेज का एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, और इस पॉइंट के बाद सारी रेज का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो ये P पॉइंट हमारा कट ऑफ पॉइंट। जो भी बल्ब की रे, बल्ब से निकलने वाली जो भी रे इस पॉइंट से पहले फॉल करेगी, वो रिफ्रैक्ट करके पानी से बाहर निकल जाएगी। वो सारी रेज रिफ्रैक्ट करके पानी से बाहर चली। पॉइंट P पर जो रे फॉल करेगी, पॉइंट P पर जो रे फॉल करेगी वो ग्रेजिंग करेगी, और पॉइंट P के बाद जो रेज फॉल करेंगी उन सब में TIR हो जाएगा। ऑल ऑफ देम विल अंडरगो TIR। वो सब TIR करेंगे। देखिए ध्यान से, तो बल्ब की सारी रेज पानी से बाहर नहीं आ पाएंगी। ओनली दोज रेज विल बी एबल टू कम आउट जो पॉइंट P से पहले फॉल कर। हमारा पॉइंट P एक कट ऑफ पॉइंट है। पॉइंट P हमारा पॉइंट डिसाइड कर रहा है, ये देखिए पॉइंट P को हाईलाइट कर रहे हैं। पॉइंट P हमारा वो पॉइंट है जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ऐसे ही दूसरी साइड भी देखते हैं, ध्यान दो। बल्ब से लाइट सिर्फ एक साइड नहीं जा रही, बल्ब की लाइट दूसरी साइड भी जा रही है। दूसरी साइड में थोड़ी जगह बनाते हैं। जैसे जैसे लाइट रेज जा रही है, देखो इस साइड में थोड़ा फिगर को क्लियर रखूंगा, इतनी रेज नहीं बनाऊंगा। बहुत सारी रेज हैं जो बल्ब से निकल के जा रही है, बहुत सारी रेज हैं। यहाँ पे बल्ब रखा है, बल्ब से बहुत सारी रेज जा रही है। मैं एक रे बनाऊंगा, ये वाली, ये वो वाली रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ये वो वाली रे है जिसका एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। क्या होगा इस रे में? ये रे ग्रेजिंग करेगी, ये ना पानी के अंदर वापस आएगी ना बाहर जाएगी, ये रे ग्रेजिंग करेगी, क्योंकि इसका एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। इस पॉइंट को मैं लेबल कर देता हूं P। अब जरा एक चीज बताओ, इस बल्ब से जो बाकी रेज निकल रही हैं, तुम बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि वो बाकी रेज का क्या होगा। जो P के अंदर अंदर फॉल करेंगी, यहां वाली जो रेज होगी, बताइए क्या होगा उनका? रिफ्रैक्शन सर। हाँ, क्योंकि इनके लिए एंगल θc से छोटा होगा, तो ये तो रिफ्रैक्ट करके पानी के बाहर चली। और जो P पॉइंट के बाद फॉल करेगी, ये देखो ये वाली रे यहां फॉल करेगी, ये TIR करेगी, क्योंकि इनके लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो ये सारी रेज TIR करेगी। तो बल्ब से जितनी भी रेज निकल रही थी, सारी की सारी पानी से बाहर नहीं आ पाएंगी। पानी से बाहर सिर्फ वो वाली रेज आ पाएंगी जो पॉइंट P के अंदर अंदर फॉल कर। पॉइंट P के बाहर वाली रेज हमें मिटा देनी है, क्योंकि वो पानी के बाहर आ ही नहीं पाएगी, वो तो TIR करके अंदर ही अंदर रहे। तो ये देखिए, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था सिर्फ कितनी रेज हैं जो पानी से बाहर आ पा रही, तो पानी से बाहर सिर्फ वही वाली रेज आ पा रही है जो पॉइंट P के अंदर अंदर है। पॉइंट P के बाहर अगर कोई रेज आती है तो उसका TIR हो जाता है। तो पानी से जो लाइट बाहर आएगी उसकी शेप एक कोन शेप में होगी। सिर्फ इस रीजन में, सिर्फ इस रीजन में लाइट पानी से बाहर आ पाएगी, इस कोन शेप में। ध्यान से देखो, एक कोन बनेगा, बल्ब इसके यहाँ पे कोन के
वर्टेक्स पे होगा, और इस सर्कुलर एरिया में से जो भी रेज हैं वो पानी से बाहर निकल पाएंगी। जो रे इस कोन के बाहर लाई करती है, इधर या इधर, वो TIR करके पानी के अंदर वापस लौट जाएगी। अगर स्विमिंग पूल के बेस पर, अगर ये एक मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के बेस पे एक बल्ब रखा हुआ है, दिस इज अ बल्ब यहां पर, और ये बल्ब चारों तरफ रेज एमिट कर रहा है, दिस इज अ बल्ब, ये चारों तरफ रेज एमिट कर रहा है। तो इस बल्ब की जो रेज पानी से बाहर आ पाएंगी वो सिर्फ वो वाली होंगी जो इस कोन के अंदर लाई करती है। ओनली द रेज विद इन द कोन will be able to emerge out of water. Any ray which is outside the cone will undergo TIR and it will go back inside water. बनाइए फिगर, बनाइए प्लीज, फिगर बनाओ। इस साइड थोड़ा सा रेज शो कर लो और कंडीशन लिख लो कि ये वो वाली रेज है जिनके लिए एंगल थीटा सी से छोटा है, और यहां वो वाली रेज है जिनके लिए एंगल थीटा सी से बड़ा है। क्यों नहीं आ पा रही? यहाँ पे जो रेज है, यहाँ वाली जो भी रेज होंगी वो TIR कर देंगी, ऐसे ही इस साइड जो भी रेज होंगी वो TIR, वो पानी से बाहर नहीं आ। तो आपको इस कोन का रेडियस निकालना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कोन, ये वाला डिस्टेंस। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज O, बल्ब को B बोल देते हैं, लेट अस कॉल द बल्ब एज B, और इसको O बोल रहे हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन द वाटर सरफेस थ्रू विच लाइट इज एबल टू कम आउट। पानी के सरफेस पे ये एक सर्कल बन रहा है, कोन शेप देखो ना, कोन शेप बन रही है, उसका यहाँ पानी के सरफेस पे एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। चलिए देखते हैं कैसे करें। हम P पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, P हमारा कट ऑफ पॉइंट, P पॉइंट पे लाइट ग्रेज करी, तो ये ग्रेज करी है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर है। अब इस साइड देखो जरा कैसे करते हैं सॉल्व। कंसिडर दिस साइड, ये वाला एंगल बताओ कितना, ये वाला, कोई जना बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सर थीटा सी के बराबर। सर थीटा कौन सी प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल, ये भी थीटा सी के बराबर होगा। ये थीटा सी है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जरा आपको क्या पता है साइन थीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने क्रिटिकल एंगल की डेरिवेशन करी थी, साइन थीटा सी इक्वल टू क्या अपॉन क्या? म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर अपॉन म्यू डी। साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू। तो यहां से मैं साइन थीटा सी की वैल्यू निकाल, म्यू आर कितना है? रेयर मीडियम एयर है 1, और म्यू डी इज वाटर। लेट अस से वाटर का भी म्यू नहीं डालता मैं, उसको म्यू ही रहने देता, लेट इट बी म्यू। तो साइन थीटा सी की वैल्यू आई 1/म्यू। अब ऐसा करो, अब साइन थीटा सी ज्योमेट्री से निकाल, ये तो हमने अपने फॉर्मूले से निकाला। अब साइन थीटा सी की वैल्यू ज्योमेट्री से निकाला। इस ट्राइंगल में OPB, ट्राइंगल OPB, इस ट्राइंगल में ज्योमेट्री लगाइए। साइन थीटा सी क्या चीज होगी? साइन थीटा सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ क्या होगा? इस पानी की जो डेप्थ है, पानी की डेप्थ दे रखी है मुझे, ये जो पानी की डेप्थ है ये मुझे डिस्टेंस D दे रखा है, और इस सर्कल का जो रेडियस है उसको अभी टाइम बीइंग के लिए आप मान लीजिए R। मेरे को R ही निकालना है, मेरे को सर्कल का रेडियस ही निकालना है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो ये डिस्टेंस पानी की डेप्थ D है, इस सर्कल का रेडियस R,
तो हाइपोटेन्यूज निकालता हूं मैं, कितना आएगा हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मैंने इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकाला। अब जरा ज्योमेट्री से बता दो साइन थीटा सी क्या होगा। d by under root r square plus d square. क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलो। यार कोई जना ये बता दो, ट्राइंगल में देख के, ये ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा सी है, साइन थीटा सी कितना होगा। सर d अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d। तुम लोग यार साइन थीटा सी भी नहीं निकालना आता। r by under root r square plus d square. क्लास में मैं बताओ यार TIR के मुश्किल वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ और मुझे पहले ये बताना पड़ता है कि साइन थीटा सी, चलो लिखो लिखो आप लोग। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों को यही नहीं बता रहे। परपेंडिकुलर कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है जो थीटा के सामने होता है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर वो होता है जो थीटा के सामने होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाला जो होता है वो बेस, और ये वाली जो स्लोप साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा अगर हम लिखेंगे ना तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा बताइए आप कोई जना, साइन थीटा सी कितना होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला आर और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो साइन थीटा सी हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली ज्योमेट्री से, और ये साइन थीटा सी का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही था, हमने क्रिटिकल एंगल की डेरिवेशन करी थी, तो म्यू आर बाय म्यू डी ऑलरेडी पता। अब क्या करो, अब साइन थीटा सी की वैल्यू जो यहां से आई और यहां से आई उनको इक्वेट करो, है तो दोनों साइन थीटा सी ना, चाहे ज्योमेट्री से निकालूं चाहे फिजिक्स के फॉर्मूले से निकालूं, है तो दोनों बराबर। तो दोनों को अब इक्वेट करिए। और ये मत भूलिए चाह क्या रहे थे, व्हाट वाज द एम ऑफ द क्वेश्चन, एम ऑफ द क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट दिस रेडियस, फाइंड आर। हमारा जो एम था वो आर को फाइंड आउट करने का है, ठीक है ना। तो आर फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा से की जो वैल्यूज आई हैं दोनों तरीके से, उनको इक्वेट करिए। आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू आई है 1 बाय म्यू। अब जरा सॉल्व कर लो इसको, दोनों साइड स्क्वायर कर दो और आर को इकट्ठा करो और आर की वैल्यू निकाल के जरा चैट बॉक्स में सेंड करिए क्या आ रहा है यार, ट्राई करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार स्कूल में पूछा जाता है। चलो करो जल्दी से प्लीज। जिनका हो गया वो रिप्लाई करिएगा। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 1 बाय म्यू स्क्वायर। लास्ट ईयर ये बोर्ड में MCQ की तरह आया था ये क्वेश्चन, 1 नंबर का। इसने सीधा फॉर्मूला में डेटा डाल के आपको आंसर निकालना, तो फॉर्मूला भी जो आएगा उसको भी याद कर लेंगे। आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसको नीचे ले आइए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों साइड रूट ले लेते हैं, ये देखिए, तो आर आ जाता है
d अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसको डायरेक्टली भी याद कर लो ऐसा फॉर्मूला ना, क्योंकि हुआ क्या था बोर्ड में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ। अब एमसीक्यू में आप या तो डिराइव करने बैठ जाओ पूरा, फिर उसके बाद यूज करो, या उसने डायरेक्टली आपसे अगर आंसर याद है तो डायरेक्टली कर। तो जब भी स्विमिंग पूल के अंदर एक बल्ब रखा होगा, देखना ध्यान से, फिर से समझा रहा हूं मैं, विल गिव यू टाइम। अगर स्विमिंग पूल के अंदर एक बल्ब रखा हुआ है, यहाँ ये एक बल्ब रखा हुआ है, अगर कोई आदमी यहां से देख रहा है तो उसको वो बल्ब दिखाई देगा, क्योंकि बल्ब की लाइट उस आदमी तक आ पाए। ये सारी रेज पानी से बाहर आ पाए, ऑल दीज रेज आर एबल टू कम आउट ऑफ द वाटर। पर अगर ये आदमी यहां की जगह यहां से देख रहा होता, इवन दो बल्ब सामने ही है इसके, पर इसको ये बल्ब दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये जो रे आती आदमी की तरफ, ये रे, चलो बताओ क्यों नहीं दिखाई देता? बताइए, एक आदमी यहाँ स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा हुआ है, उसको ये बल्ब क्यों नहीं दिखाई देगा? आ तो रही है बल्ब और की रे याद आई कर नहीं, रहा है। दरवाजा रे जा ही नहीं रही उसके पास, ग्रेज हो गई। ये यहाँ से बल्ब की रे आएगी, आदमी तक क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, ग्रेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रेज। नहीं, ग्रेस तो ये वाली होगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 30 IR हो जाएगा। सर TIR लग जाएगा। वाली रेज हो रही थी, पी पॉइंट के बाद वाली सारी रेज क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट। TIR कर रही। तो यहाँ इस आदमी तक तो कोई लाइट रे पहुंचेगी ही नहीं। तो अगर ये आदमी यहाँ किनारे पे खड़ा होकर देख रहा है तो इसको ये बल्ब नहीं दिखाई देगा। इसको बल्ब सिर्फ पॉइंट P और पॉइंट P के बीच में दिखाई देगा। अगर ये इसके बीच में देखता है तो बल्ब दिखाई देगा। पॉइंट P के बाद जो भी रेज हैं, दे ऑल विल अंडरगो TIR। कोई भी रे पानी के बाहर नहीं आ पाएगी। हमारे कट ऑफ है ये 2 पॉइंट, ग्रेजिंग वाले ये 2 पॉइंट्स कट ऑफ है। इस सर्कल में से लाइट बाहर आएगी, इस सर्कल के बाद कोई भी रे पानी के बाहर नहीं आ पाएगी। ऑल ऑफ देम विल अंडरगो TIR। तो हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना। इस सर्कल का, ये जो सर्कल बन रहा है जिसमें से लाइट बाहर आ रही है, इसका रेडियस हमने डिराइव करा। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना? एक बार आप लिख लीजिए, कोई डाउट होगा वील अगेन गो थ्रू इट, डोंट वरी। थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चंस आज हम देख रहे हैं, एक बार इसको बनाना, ठीक है ना? और ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद कर लो प्लीज। चलो, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगले पेज पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। करा देंगे, देखिए सारे डाउट्स कोई बचेंगे नहीं, उसकी चिंता नहीं करो। अभी मेरे को कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम लोगों को क्या डाउट है वो भी उसके लिए टाइम। क्वेश्चन 55 पढ़ो, ये भी बोर्ड में आया हुआ है और स्कूल में बहुत बार पूछता है। एक प्रिज्म है 45 डिग्री का, इस पे 3 रेज फॉल कर रही हैं। तो बना लेते हैं पहले फिगर। फिगर अगर थोड़ा बड़े साइज की बनाओगे ना तो आपको उसमें लेबल करने में आसान होगा। 3 रेज आ रही हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तीनों रेज यहां से जब आएंगी, यहां से तो सीधी चलेगी, इस पॉइंट पे जाके टकराएंगी। अब हमें सोचना है अब क्या, इन तीनों पॉइंट्स पर अब क्या। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स पर हम नॉर्मल बनाते हैं। कोई एक सॉल्व कर लेते हैं, बाकी दोनों हो जाएंगे। लेट अस से इस वाले को मैं सॉल्व करूं। यहां मैंने नॉर्मल बनाया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा, यहां पर देखो, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ज्योमेट्री से निकाल के बताओ जरा। ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है। अभी बाकी रेस को छोड़ दो, क्योंकि एक रे की बात करते हैं, देन वी विल कम बैक टू द रिमेनिंग रेस। अभी मैं सिर्फ एक रे को बता रहा हूं।
हाँ बताओ, ये एंगल अगर 45 है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ऊपर वाला 45. 45 होगा। और जो नॉर्मल होती है वो सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो नॉर्मल है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। टोटल एंगल 90 है, तो ये आई कितना बचेगा, 45 degree. आई विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। कोई कहते हैं इसमें सोचना क्यों है, इतना क्यों सोच रहे हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हम इतना इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि लाइट अभी डेंसर मीडियम में है, अंदर प्रिज्म के इट इज अ डेंसर मीडियम, और बाहर जिसमें जाना चाहती है दैट इज अ रेयर मीडियम। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी केस में होती है, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयरर जाना चाहती है देयर कैन बी 3 केसेस। क्या एंगल थीटा सी से छोटा है, क्या एंगल थीटा सी के बराबर है, क्या एंगल थीटा सी से बड़ा है। क्योंकि एक फिनोमेना है टीआईआर, हमें ये नहीं कह सकते, मैं डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता ये बाहर चली जाएगी। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि डेंसर से रेयरर तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बाहर चलेगी, यू कैन नॉट से, क्योंकि टीआईआर तो नहीं हो रहा, ये भी तो देखना है। तो टीआईआर के लिए कंडीशन क्या होती है, टीआईआर होगा इफ एंगल आई इज ग्रेटर देन थीटा। ये देखिए टीआईआर होगा अगर एंगल आई थीटा सी से बड़ा है, ठीक है ना। इस बार थीटा सी आप निकाल नहीं पाओगे। एंगल आई तो मुझे पता है, एंगल आई आपको पता है 45 डिग्री है, पर वो 45 थीटा सी से बड़ा है या नहीं है वो कैसे पता करोगे, थीटा सी तो निकलेगा। यू विल नॉट बी, यू कैन नॉट कैलकुलेट थीटा सी। कोई कहता है क्यों, थीटा सी का फॉर्मूला है साइन थीटा सी, या थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी, फॉर्मूला है। क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगाओ निकाल लो थीटा सी। बताओ क्या दिक्कत है। लेटेस्ट से मैं बीच वाली रे की बात कर रहा हूँ, बीच वाली ग्रीन कलर की थी, ग्रीन वाली रे की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं निकाल सकता मैं थीटा सी, कौन बताएगा। सर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों के लिए अलग अलग है। ग्रीन के लिए कितना है, 1.39। यार देख के तो कम से कम सही बता दिया। 1.44। हाँ, ग्रीन के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। और कोई कहता है अलग अलग कैसे हो गया, रेड के लिए अलग है, ग्रीन के लिए अलग है, ब्लू के लिए अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कॉची फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। अलग अलग कलर्स के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। रेड कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए वेवलेंथ अलग अलग है, तो सबके लिए म्यू अलग अलग। और लेटेस्ट से मैं ग्रीन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो ग्रीन के लिए उसने मेरे को म्यू दे रखा है 1.44। ग्रीन के लिए उसने म्यू दे रखा है 1.4, यानी इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन कलर के लिए 1.44 है। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूले में आता हूं। फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, जैसे मैं डेटा पुट करूंगा, बाहर रेयरर मीडियम है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, और जो डेंसर मीडियम है ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन कलर के लिए 1.44 है। अब दिक्कत क्या आएगी, साइन इनवर्स 1/1.44 आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा थीटा सी है क्या। और अगर तुम्हें यही नहीं पता थीटा सी कितना है, तो तुम ये कैसे बताओगे कि एंगल आई थीटा सी से बड़ा है या छोटा है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा एंगल आई 45 डिग्री है, बताओ ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है या बराबर। वो तुम बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि थीटा सी नहीं निकाल पाओगे। थीटा सी क्यों नहीं निकाल पाओगे, कि वैल्यू ऐसी दे रखी है 1.44, साइन इनवर्स 1/1.44 निकलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम क्या है, वरना तो कर लेते। अगर ये कोई अच्छी वैल्यू दी होती ना, जैसे म्यू दे रखा होता √2 या ऐसा कुछ दिया होता 2, तो हमारा साइन इनवर्स फिर भी निकल आता, साइन इनवर्स 1/√2 सॉल्व हो जाता, साइन इनवर्स 1/2 सॉल्व हो जाता, पर साइन इनवर्स 1/1.44 तो सॉल्व नहीं हो। तो क्रिटिकल एंगल हम निकाल नहीं पाएंगे। क्रिटिकल एंगल अगर निकाल नहीं पाएंगे तो आई और थीटा सी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आई थीटा सी से बड़ा है या छोटा है कंपेयर हो नहीं पाएगा, क्योंकि थीटा सी निकल नहीं। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देना प्लीज। इस टाइप के क्वेश्चन में आप अपनी जो कंडीशन है टीआईआर, उसको दोनों साइड साइन ले। आप आई और थीटा सी को मत कंपेयर करो,
डोंट कंपेयर आई एंड थीटा सी, आप कंपेयर करो दोनों साइड साइन ले लीजिए, आप इधर भी साइन ले लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर भी साइन। आप TIR की कंडीशन को ये मत लिखो कि TIR होगा अगर आई थीटा सी से बड़ा है, आप लिखो TIR होगा अगर साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा है, रादर देन आई और थीटा सी को कंपेयर करूं। बहुत ध्यान से लाइन सुनो, आई और थीटा सी को कंपेयर करने की बजाय साइन आई और साइन थीटा सी को कंपेयर कर, ये आसान रहेगा। चलो देखते हैं, कोई कहता है ये कैसे आसान रहेगा। देखो साइन आई कितना होगा, जरा बताओ साइन आई कितना होगा। 1/√2। हाँ, साइन आई होगा 1/√2, क्योंकि साइन आई यानी लिख देता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। साइन आई होगा साइन 45, यानी साइन आई होगा 1/√2। अच्छा, साइन थीटा सी का फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा सी कितना होगा, म्यू आर बाय म्यू डी। साइन थीटा सी का फॉर्मूला होता है ना म्यू आर बाय म्यू डी। म्यू आर बाहर एयर है, म्यू आर तो 1 होगा, और म्यू डी प्रिज्म का म्यू मान लो म्यू है, तो साइन थीटा सी होगा 1/म्यू। तो मैंने साइन आई निकाल लिया और मैंने साइन थीटा सी निकाल लिया। अब इनको कंपेयर करना आसान। TIR होगा अगर साइन आई की वैल्यू, देखो यहां लिख रहा हूं, TIR होगा अगर आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी होती, पर अब मैं लिखूंगा दोनों साइड साइन। TIR होगा अगर साइन आई की वैल्यू साइन थीटा सी से बड़ी, यानी TIR होगा अगर 1/√2 बड़ा होगा 1/म्यू से। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। TIR होगा अगर साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा है। साइन आई कितना है, साइन 45 यानी 1/√2, और साइन थीटा सी कितना है 1/म्यू। तो TIR होगा अगर 1/√2 की वैल्यू 1/म्यू से बड़ी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, म्यू को इधर लाइए, √2 को ऊपर। कंडीशन आ रही है TIR होगा अगर, क्या आएगी कंडीशन बोलो जरा, म्यू इज ग्रेटर देन √2। म्यू इज ग्रेटर देन √2, और √2 को हम जानते हैं √2 कितना होता है, तो TIR होगा अगर म्यू इज ग्रेटर देन 1.41। √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो हमने TIR की कंडीशन को म्यू की टर्म्स में सॉल्व कर दिया। TIR की कंडीशन जो एंगल्स की टर्म्स में थी, अब वो TIR की कंडीशन म्यू की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। TIR होगा अगर म्यू की वैल्यू 1.41 से बड़ी। अब आप तीनों रेस को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी रे में TIR होगा, कौन सी में नहीं होगा। आपको कंडीशन जो है TIR होगा नहीं होगा वो ये है, जिस लाइट रे का म्यू 1.41 से बड़ा होगा उसमें TIR होगा। चलो चेक करते हैं। रेड कलर, क्या है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए, बताइए। 1.39। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो सर। तो क्या होगा, TIR की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी फिर लाइट TIR नहीं करेगी, यानी क्या होगा, रिफ्रैक्ट करके ये लाइट बाहर, ये लाइट रिफ्रैक्ट करके बाहर। चलो आगे देखते हैं अगला। ग्रीन, ग्रीन के लिए म्यू कितना दिया हुआ है, 1.44। क्या TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस सर। तो ग्रीन वाली लाइट क्या कर जाएगी, TIR। ग्रीन वाली लाइट कर गई TIR, ये देखो बाहर नहीं गई, नीचे आ गई TIR। ग्रीन वाली लाइट अंडरगोज TIR। और ब्लू के लिए म्यू कितना दिया हुआ है, 1.47। बताओ क्या TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस सर। तो ब्लू वाली लाइट भी आगे जाएगी और ये TIR। ये देखिए हमने बहुत आसानी से
अब मैं कोई भी लाइट रे का मैं बहुत आसानी से पता कर सकता हूँ TIR होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंडीशन को म्यू की टर्म्स में कन्वर्ट कर, म्यू दे रखा है, बस मुझे म्यू की वैल्यू को कंपेयर करना है। जिस लाइट का म्यू 1.41 से बड़ा है वो TIR करेगी। अगर बराबर होता तो ग्रेस कर जाती, बराबर तो है नहीं, कह रही इन दोनों में बड़ा है तो ये TIR करेंगे, इसमें छोटा है तो ये रिफ्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारी कंडीशन होती थी ना TIR के लिए कि I शुड बी मोर देन थीटा सी, उस कंडीशन को दोनों साइड साइन ले लो, साइन I साइन थीटा, वैल्यू डाल दो और उसको कन्वर्ट कर लो म्यू की टर्म्स। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करो ये, और किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। थोड़ा सोचो, पहले 1 मिनट सोचो, ये नहीं कि जबरदस्ती पूछो, पहले सोचो कि क्या वो चीज समझ में आई नहीं आई, ऐसा क्यों करा मैंने अपनी कंडीशन को म्यू के टर्म्स में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि थीटा सी निकालना मुश्किल हो रहा था। हर बार मैं ये नहीं करूंगा। अगर म्यू कुछ अच्छी वैल्यू दी होती जिससे थीटा सी निकल आ रहा होता, तीनों में थीटा सी निकल रहा होता, तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं थीटा सी निकाल लेता, आई और थीटा सी को कंपेयर कर लेता। पर यहाँ मैं वैल्यूज देख के ही पता कर लो ना, 1.39, 1.44, 1.47, आप थीटा सी तीनों के लिए निकाल ही नहीं पाओगे, तो इसलिए ऐसा करा है। बोलो, बताओ क्या डाउट था। तो रेड वाली बाहर निकल जाएगी और ग्रीन और ब्लू अंदर। हाँ, रेड वाली बाहर चली जाएगी क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। म्यू जो है 1.41 से बड़ा थोड़ी ना है इसका, ये 1.41 से बड़ा थोड़ी ना है। बड़ा होगा म्यू, जैसे इसके लिए म्यू 1.41 से बड़ा है, इसके लिए 1.41 से बड़ा है, तो ये दोनों TIR करेंगी, वो वाली TIR नहीं करेगी। TIR नहीं करेगी तो क्या करेगी, फिर बाहर चली जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो रेड विल अंडरगो रिफ्रैक्शन। कौन सी कलर की लाइट है, अब इस क्वेश्चन में अलग से भी देखो, कौन से कलर की लाइट है जिसमें TIR होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। अगर हम कहें व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स विद योर, इसको ब्लू ही बोलते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कौन सी लाइट है जिसके TIR करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, बताओ। ब्लू। ब्लू सर। ब्लू। क्योंकि TIR होने के लिए म्यू की वैल्यू 1.41 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, म्यू शुड बी ग्रेटर देन। और अगर हम कॉची फॉर्मूला देखें तो म्यू होता है A+B/λ²। जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका म्यू सबसे ज्यादा होगा, और म्यू ज्यादा होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन क्या है, म्यू हमें ज्यादा चाहिए। और कौन सी लाइट है जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है। तो ब्लू कलर में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि ब्लू कलर TIR करेगा। वैसे भी यहाँ आपको वो सोचना भी नहीं, आपको वैल्यूज दे ही रखें, बस वैल्यूज को देखो, 1.41 से बड़ा है तो TIR होगा, इसमें नहीं है तो TIR नहीं। चलिए प्लीज जल्दी से नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, प्रिज्म वाले क्वेश्चंस ना, जहां रे डायग्राम आपको बनाने के लिए आएगा, तो वैसा ही एक और क्वेश्चन ये बोर्ड में 2-3 बार आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लॉजिक आपको यूज करना होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, सब बच्चे 61 अटेम्प्ट करें, एंड प्लीज बिलीव मी, पेपर विल नॉट बी इजी। आप लोगों का अभी मैंने जो MCQ टेस्ट लिया था, जैसा उसका लेवल था, आपके बोर्ड एग्जाम का लेवल वैसा ही होगा। पढ़ लो, टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी जल्दी ये सब कर लो प्लीज। क्वेश्चन 61 ट्राई कर।
अपनी असाइनमेंट और सॉल्व एग्जाम्पल अगर सही से कर लोगे ना, दैट इज इनफ। पर वो तुम लोग करते नहीं हो, होमवर्क के लिए 10 बार बोलना पड़ता है। इस अब ऑप्टिक्स का ना बाकी जो क्वेश्चन हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं वो अपने आप घर पे ट्राई करिएगा, अगली क्लास में उसके डाउट्स देखिए। तो क्वेश्चन 61 में फिगर बनी हुई है, यहाँ पे पढ़ो एक बार। ये देखो ये दिया है, एक प्रिज्म है एबीसी। इस एबीसी प्रिज्म में क्या क्या डेटा दिया है देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 1.5, यानी प्रिज्म का म्यू है 1.5, यानी 3/2 लिख सकते हैं। इट इज प्लेस्ड इन वाटर, बाहर पानी है, ये प्रिज्म एयर में नहीं है, बाहर पानी है, पानी का म्यू है 4/3। ठीक है। Using suitable calculation, justify whether the ray will suffer TIR on striking the face AC. अब ये जब रे आगे जाएगी, इस रे को आगे ले जाते हैं और आगे जाके ये फेस AC पे टकराएगी, यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा बोलो? रिफ्रैक्शन। और अंदर स्ट्रेट पास कर जाएगी। स्ट्रेट पास एकदम नॉर्मल। हाँ, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये सीधी है, इस पॉइंट पे कोई रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इट विल गो स्ट्रेट। याद रखा करो यार, इट विल गो स्ट्रेट। और जाके ये कौन से फेस पे टकराई? AC पे टकराई। AC पे अब हम क्या, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर टकरा रही है, यहाँ पे भी सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे नॉर्मल, यहाँ बनाइए नॉर्मल, यहाँ हमने बनाया नॉर्मल। और नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, 60 60 60। लगाओ ज्योमेट्री और बताओ आई कितना होगा? 30। 60। सोचा करो यार, बोलने से पहले सोचते ही नहीं हो तुम लोग। ये वो वाला केस थोड़ी ना है, ये ऐसा वाला प्रिज्म थोड़ी ना जो पिछली बार था। पिछली बार बस सीधा वो लगा लिया, पिछली तुमने बोल दिया। पिछली बार ऐसा प्रिज्म होता था, ये 90 डिग्री वाला, तो इसमें जो एंगल यहाँ होता था वो यहाँ हो जाता था, उसका दूसरा यहाँ हो जाता था, ये वो थोड़ी ना। ये हमारा ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, थोड़ा सा सोचो उस तरीके, उतना वैसे थोड़ी ना होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये कोरस्पॉन्डिंग थोड़ी ना होंगे। अब एक बच्चा बोल रहा है 30, ऐसे थोड़ी ना होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग थोड़ी ना होगा, ये पैरेलल थोड़ी ना है पिछली बार की। थोड़ा सोचिए। 60 डिग्री। 60 degrees. ये वाला 90 है, 90 था, 90 है। अब ये 60 है, तो इस ट्राइंगल में ऊपर वाले ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। 90 60, ये वाला कितना आया? 30। हाँ, 30. क्योंकि ये 60 है, ये 90 150 हो गया, तो 180 बनाने के लिए ये वाला 30 है। और जो नॉर्मल है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये 30 है, तो हमारा आई आ गया 60। अब आई पता है, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। अंदर डेंसर मीडियम है और बाहर रेयरर मीडियम है, लाइट जाना चाहती है डेंसर से रेयरर, तो जरा कंपेयर कर लो एंगल आई को, चेक कर लो थीटा सी से बड़ा है या नहीं। अगर आई थीटा सी से बड़ा हुआ तो TIR करवा, तो चेक करते हैं आई कितना है 60 डिग्री, थीटा सी कितना है, जरा निकालो थीटा सी। थीटा सी निकालो जल्दी से।
कैसे करेंगे बताओ? थीटा सी कितना आएगा? Sin inverse 8/9. साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। म्यू आर कितना है रेयर मीडियम? 4/3. और डेंसर मीडियम? 3/2. तो साइन इनवर्स 8/9। अब हो गई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? साइन इनवर्स 8/9 पता ही नहीं, पता ही नहीं। और कोई हमें कोई लॉग टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो दिए नहीं होंगे पेपर में। दिए होंगे तो देखने का टाइम नहीं होगा। तो साइन इनवर्स 8/9 तुम निकाल दो पाओगे। अब बताओ एंगल आई थीटा सी से बड़ा है या छोटा है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे थीटा सी नहीं पता। साइन इनवर्स 8/9 कहां से निकालूंगा? साइन इनवर्स 8/9 कहां से निकालूंगा? साइन आई को साइन थीटा सी से कंपेयर। हाँ, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन। आई और थीटा सी को मत कंपेयर करो। आई और थीटा सी को मत कंपेयर करो। आप कंपेयर करो साइन आई और साइन थीटा। जब ऐसे, इस चीज को समझो बात को, जिन जगहों पर थीटा सी निकालना प्रॉब्लम हो, थीटा सी नहीं निकाल पा रहे हो, मत निकाल लो, साइन थीटा सी निकालो। TIR होगा अगर आई थीटा सी से बड़ा होगा, है ना? TIR होता है अगर आई थीटा सी से बड़ा हो। पर अब हमने दोनों साइड साइन। TIR होगा अगर साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा है। साइन आई तो निकल जाएगा, साइन आई यानी साइन 60। साइन आई यानी साइन 60 कितना? √3/2। साइन थीटा सी का डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय डी। म्यू आर बाय म्यू डी, यानी 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी 8/9। अब देखिए आसान है, √3/2 और 8/9 कंपेयर कर लो। क्या √3/2 8/9 से बड़ा है? √3 1.73 डिवाइडेड बाय 2 और 8/9 जरा 2 डेसिमल तक बताना कितना आता है? 0.88. 0. और ये इसको जरा 2 डेसिमल तक कैलकुलेट करो। 0.86. 0.86। अब बताओ साइन आई की वैल्यू साइन थीटा सी की वैल्यू। मैंने साइन आई निकाल लिया, साइन थीटा सी निकाल लिया। साइन आई आ रहा है 0.86, साइन थीटा सी आ रहा है 0. TIR नहीं होगा। TIR नहीं होगा। क्या ग्रेजिंग होगी फिर? ग्रेजिंग Diffraction. बराबर होने चाहिए थे। ग्रेजिंग दोनों बराबर होने चाहिए। याद करो, ग्रेजिंग होती है अगर आई और थीटा सी बराबर हो। ग्रेजिंग होती है अगर आई और थीटा सी बराबर हो। रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ तो आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी नहीं आई, साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा नहीं आया। देखो ना 0.86 से बड़ा नहीं, तो ये लाइट रिफ्रैक्ट करके बाहर किस साइड रिफ्रैक्ट करेगी? व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, नॉर्मल से अवे। इट विल वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इस तरीके से बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वही लॉजिक हमने पिछले वाला लगाया, क्योंकि हम थीटा से निकाल देंगे। चलिए बताइए अब क्या करना है, तो कोई डाउट क्वेश्चन? देखो एक और करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन 44 ट्राई करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद क्वेश्चन 44 स्टार्ट। कोई डाउट है किसी बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में तो बताइए। ये वही लॉजिक है, और ये तरीके सीखिए, ये नहीं कि रट लो।
हो सकता है आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां थीटा सी नहीं निकाला जा सकता हो, आप आई और थीटा सी को कंपेयर करना चाहो पर थीटा सी निकले ना, तो वहां साइन आई और साइन थीटा सी को कंपेयर करना। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 में 3 लेंसेज हैं, L1, L2, L3। और उसने दिया है यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है उसने लेंस से, L1 से डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, और फाइनल इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर। वो कह रहा है L1 और L2 के बीच का सेपरेशन बताओ, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। हर लेंस की फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज 20 सेंटीमीटर। हर लेंस की फोकल लेंथ जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दी। प्रॉपर्टीज लगाएंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उल्टा पहले यहां से शुरू करते हैं। इमेज बनी है यहाँ पर 20 पे, लेंस की फोकल लेंथ भी 20 है। क्या समझ में आया इससे कि इमेज कहां पर बनी है? At F. हाँ, इमेज बनी है फोकस, क्योंकि फोकल लेंथ भी 20 है और उसने दिया है इमेज 20 पे बन रही है। इमेज 20 पे बन रही है यानी इमेज फोकस पे बन रही है। और जरा जल्दी से रिकॉल करो, मैंने आपको एक बार होमवर्क दिया था लेंस के 6 रे डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस कब ऐसा होता है कि इमेज फोकस पे बनती है? Object is at infinity. हाँ, when the object is at infinity, यानी रेज कैसे आती हैं? Parallel. रेज पैरेलल आती हैं। जब रेज पैरेलल आती हैं तो इमेज फोकस पे बनती है। तो यहाँ इमेज फोकस पे बन रही है, इसका मतलब L3 पे आने वाली जो रेज हैं वो पैरेलल रही होगी। L3 पर आने वाली रेज पैरेलल रही होगी, तभी इमेज फोकस पे बन रही है। इमेज फोकस पे तभी बनती है, प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बता देते हैं, आप लिखना चाहो लिख लो। इमेज फोकस पे तभी बनती है अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होती है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रेज पैरेलल आती है और सिर्फ उसी केस में इमेज फोकस पर बनती है। अच्छा, अब आते हैं इधर L2 से। ये जो रेज L3 पे फॉल करी हैं ये निकली L2 से होंगी, है ना? L2 से ही तो रेज निकल के L3 पे जाएंगी। तो L3 पे फॉल करने वाली रेज पैरेलल है, यानी क्या कह सकते हो? L2 से जो रेज निकल कर गई होंगी वो पैरेलल होंगी, है ना? क्योंकि L2 से निकलने वाली रेज ही तो L3 पे जा रही हैं। तो L2 से जो निकलने वाली रेज हैं वो पैरेलल रही होगी। L2 से निकलने वाली रेज पैरेलल रही होगी। अच्छा, ऐसा कब होता है कि किसी लेंस से निकलने वाली रेज पैरेलल हो? When object is at focus. रेज है वो पैरेलल चली जाए, बोलो। When object is at focus. At F. The object is at focus. अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, याद करो, तो इमेज कहां पर बनेगी? तब रेज पैरेलल चली जाएगी। If the object is at the focus, then the outgoing rays will be parallel. तो ये प्रॉपर्टी L2 के लिए लगाओ।
L2 से निकलने वाली रेज पैरेलल है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे रहा होगा? At F. Focus. 20 centimeter. ऑब्जेक्ट जो है वो L2 के फोकस पे रहा। ऑब्जेक्ट जो होगा वो L2 के फोकस पे रहा, क्योंकि देखो फोकस से जो रेज जाएंगी वो पैरेलल रेज जब लेंस पे फॉल करेंगी वो फोकस पे मीट कर जाएंगी। तो यानी यहां तक हम उल्टा वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो L2 के फोकस पर है। फोकस पर है इसका मतलब कितना दूर है? 20 centimeter. फोकस पे है यानी इट इज एट 20 सेंटीमीटर। फोकस पर है यानी इट इज एट 20 सेंटीमीटर। अब इधर आते हैं, L2 का जो ऑब्जेक्ट है वो L2 के फोकस पर है, तो L2 पैरेलल रेज भेज रही है, L2 लेंस पैरेलल रेज भेज रही है जो L3 पे गिरेंगी और L3 उनको फोकस पे इमेज बना देगी। अब आते हैं इधर, यहां तक कोई डाउट? इतने पार्ट में कोई डाउट? No, sir. ये सब आप लोग पहली बार देख रहे हो इसलिए मुश्किल लग रहा है कि हाँ हमें तो पता ही नहीं था ऐसे भी करना होता। एक बार ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी। प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं कि हमें पता हो कि क्वेश्चन किस किस तरीके से करते हैं। अब अगर पहली बार बोर्ड में देखते हैं ऐसा क्वेश्चन तो पता ही नहीं होता, हाँ ऐसे उल्टा भी सॉल्व कर सकते, तो तुम फॉर्मूले लगाते चले जाते, फिर वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। अच्छा अब जरा ये बताओ, L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे था? Focus. पर अब वहां से इधर आते हैं L1। L2 का ऑब्जेक्ट, सुनना ध्यान से, L2 का जो ऑब्जेक्ट है वो L1 का क्या है? इमेज, इंटरमीडिएट। Image. सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? जो फर्स्ट लेंस की इमेज, यानी ये फर्स्ट लेंस की इमेज। फर्स्ट लेंस L1 ने जो इमेज बनाई होगी वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट होगी। तो ये जो पॉइंट है ये L1 का इमेज है, यानी इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं? इस लेंस के लिए ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? V dash. V. V या V डैश कुछ भी बोल। ये L1 ने यहां पर इमेज बनाई, जो इसकी इमेज थी L1 की वो L2 का ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे निकालूं V जरा बताओ? How do I calculate this V? So can we directly say that if object is at 2f, then image is at इसमें 2f? हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं, वरना फॉर्मूले से भी हो जाता 1/v - 1/u। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए। फोकल लेंथ 20 है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है? सोचो। हाँ 2f। 2f डबल फोकल लेंथ पे है। फोकल लेंथ 20 थी, ऑब्जेक्ट 40 पे है, यानी ऑब्जेक्ट डबल फोकस 2f पे है। और 2f पे अगर ऑब्जेक्ट होता है, लेंस की प्रॉपर्टी, अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट वाले 2f पर है तो इमेज उसकी राइट वाले 2f पर बनती है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट वाले 2f पर है तो इमेज उसकी राइट वाले 2f पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट में है तो इमेज 40 सेंटीमीटर दूर राइट में। याद करो मैंने आपको रे डायग्राम बनवाए थे। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज इस साइड 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f 2 into f यानी 40 सेंटीमीटर पे है तो उसकी इमेज इस साइड 40 सेंटीमीटर पे बनी, यानी ये वाला रे डायग्राम देखो। तो कितना हो जाएगा V? 40. V हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और अब बता दो ये डिस्टेंस L कितना है? 60 centimeter. 60 centimeter. प्लस 20 सेंटीमीटर, L will be equal to 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज। इमेज फोकस पे बन रही है यानी रेज पैरेलल आई होगी, रेज पैरेलल आई होगी यानी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज है। ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज 2f पे बनी, ये 40 है तो ये भी 40, और इसकी जो इमेज होगी वही इसका ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस वुड बी 60 सेंटीमीटर।
ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चंस ना ये आपके एमसीक्यू में आएंगे और उस टाइम बहुत दिक्कत होगी। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो फिजिक्स का पेपर बहुत लेंथी हो जाएगा। ये सारी छोटी आपकी असाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ छोटी छोटी ट्रिक्स लगती, तो वो करना जरूरी है। ये नहीं कि बस चैप्टर खत्म किया और आगे भाग गए। क्वेश्चंस जब तक नहीं कराएंगे पेपर में कोई फायदा नहीं होगा। पेपर आपका थ्योरी डेरिवेशंस बहुत कम आएंगी, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां सोचने वाले हैं। बताओ कोई डाउट इसमें?